अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी को ज़ोर शोर के साथ कर रहे होंगे। मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज के क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम साथियों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में मज़ीद शेयर कर दें ताकि मज़ीद तलबा इससे फ़वाइद हासिल कर सकें। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम साथियों को फिर वही शेर याद दिलाना चाहूँगा कि न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। साथियों, अगर हमें मंजिल की जुस्तजू है, अगर हमें मंजिल की चाहत है तो साथियों लाजमी है कि हम मेहनत करें, मेहनत से जीना चुराएं। साथियों, अगर आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत की आदत डालेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम वो दिन दूर नहीं होगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी व कामरानी आपकी कदम चूमेगी। साथियों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप यकीन कीजिए, आप मुझ पर एतमाद कीजिए। अगर आप खुद पर मेहनत करते हैं साथियों, अगर आप मेहनत करते हैं, मुशक्क़त से पढ़ाई करते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप कामयाब होंगे। साथियों, कामयाबी व कामरानी आपकी कदम चूमेगी। कामयाबी आपके घर पर आके दस्तक देगी कि मुझे कबूल कीजिए, मुझे एक्सेप्ट कीजिए। साथियों, वो दिन दूर नहीं जब आप मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। साथियों, मेहनत करने वालों को दुनिया पसंद करती है, सलाम करती है, इस्तकबाल करती है। निकम्मों को तो उनके घर वाले भी पसंद नहीं करते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप मेहनत करेंगे। इससे पहले की वीडियो में साथियों मैंने आपको दरख्शाह सादोम के अंदर शामिल मजमून आर्यभट्ट और त्रेगना के बारे में बताया था। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर शामिल मजमून आर्यभट्ट और त्रेगना के बारे में बताया था। साथियों, आर्यभट्ट और त्रेगना के बारे में बताया था, मजीद मालूमात फराहम कराया था। साथियों, आर्यभट्ट और त्रेगना ये बहुत बड़ा मजमून है, इसलिए साथियों उस वीडियो के अंदर ये मुकम्मल नहीं हो सका था। आज मैं उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि इसको मैं मुकम्मल कर सकूंगा। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप गौर से इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। साथियों, इसके अंदर मैं आपको आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में बताया था। आर्यभट्ट और त्रेगना हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर शामिल है। साथियों, आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। और वफात कब हुई थी साथियों? 564 ईस्वी में। आप याद रखेंगे आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। और वफात कब हुई साथियों? 564 ईस्वी में। वफात कब हुई? 564 ईस्वी में, यानी 88 साल की उम्र में वफात पाई। याद रखेंगे आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। और अगर कोई आपसे साथियों वफात के बारे में पूछे तो 564 ईस्वी में वफात हुई थी। कब हुई थी? 564 ईस्वी में, यानी 88 साल की उम्र में। साथियों, आप याद रखेंगे आर्यभट्ट साहब माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी और इल्मुल जबर थे। मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट साहब ने की थी। मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस साहब की रहनुमाई किसने की थी? आर्यभट्ट साहब ने की थी। याद रखेंगे साथियों इस इबारत को, आर्यभट्ट माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी, आर्यभट्ट माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी और इल्मुल जबर थे। याद रखेंगे आप, मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? आर्यभट्ट साहब ने की थी। आर्यभट्ट माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी और इल्मुल जबर थे। मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट साहब ने की थी। पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? आर्यभट्ट साहब ने की थी। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर दूर जुनूब में साथियों 30 किलोमीटर दूर जुनूब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। कहाँ पर साथियों? तरेगना के अंदर में। साथियों, आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। याद रखेंगे साथियों, आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में यानी मसूरी के नजदीक साथियों, कहाँ पर?
मसूरी के नजदीक तरेगना में एक तजुर्बागाह कायम किया था। मसूरी के नजदीक तरेगना में एक तजुर्बागाह। साथियों आप याद रखेंगे आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में, साथियों कहां पर, 30 किलोमीटर जुनूब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। एक तजुर्बागाह कायम किया था। यहाँ पर उन्होंने 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था। साथियों इसी टीला पर बैठकर रातों में सितारों और सैयारों के बारे में तजुर्बा क्या करते थे। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में, आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। आप याद रखेंगे दोस्तों आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में, साथियों 30 किलोमीटर दक्षिण में मसूरी के नजदीक एक तजुर्बागाह कायम किया था। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। याद रखेंगे दोस्तों आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में, आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में मसूरी के नजदीक तरेगना में एक तजुर्बागाह कायम किया था। साथियों कहीं कहीं पर 30 किलोमीटर दिखा रहा है तो कहीं 20 किलोमीटर भी दिखा रहा है। साथियों ये दोनों एससीईआरटी के अंदर में लिखा हुआ है। कहीं पर आपको 20 किलोमीटर दिखा रहा है तो कहीं पर 30 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में, याद रखेंगे साथियों आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में, कहीं कहीं पर 20 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। साथियों 20 किलोमीटर भी एससीईआरटी के अंदर में लिखा हुआ है, 30 किलोमीटर भी एससीईआरटी के अंदर में लिखा हुआ है। आप याद रखेंगे आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में, साथियों मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। साथियों तरेगना के अंदर में, साथियों तरेगना के अंदर में आर्यभट्ट ने 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था। 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था। उसी टीला पर रातों को बैठकर साथियों सितारों और सैयारों के बारे में तहकीक क्या करते थे। तरेगना के अंदर में आर्यभट्ट ने 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था। तरेगना के अंदर में आर्यभट्ट ने 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था। उसी टीला पर रातों को बैठकर, उसी टीला पर रातों में बैठकर साथियों सितारों और सैयारों के बारे में तहकीकी काम क्या करता था। याद रखेंगे आप आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर दूर, साथियों कहीं कहीं पर आपको 20 किलोमीटर भी नजर आ रहा है। ये भी एससीईआरटी के अंदर में लिखा हुआ है और 20 भी एससीईआरटी के अंदर में लिखा हुआ है। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में, किस जानिब में साथियों, जुनूब जानिब में यानी दक्षिण जानिब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। आप याद रखेंगे आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। याद रखेंगे साथियों आर्यभट्ट ने तरेगना में ही अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। याद रखेंगे आप साइंस के मौजू पर आर्यभट्ट साहब की बहुत ही मशहूर तसनीफ है। साइंस के मौजू पर आर्यभट्ट की बहुत मशहूर तसनीफ है। साथियों याद रखेंगे आप साइंस के मौजू पर आर्यभट्ट की बहुत ही मशहूर तसनीफ है आर्य सिद्धांत और तंत्र। आर्य सिद्धांत और तंत्र यह भी साथियों तरेगना में लिखा गया। साइंस के मौजू पर आर्यभट्ट की बहुत ही मशहूर तसनीफ है साथियों आर्य सिद्धांत और तंत्र। आर्य सिद्धांत और तंत्र यह भी साथियों तरेगना के अंदर में लिखा था। आर्यभट्ट ने तरेगना में ही अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। इल्मे रियाजी का तसव्वुर आर्यभट्ट ने पेश किया था। इल्मे रियाजी का तसव्वुर आर्यभट्ट ने पेश किया था। इल्मे रियाजी का तसव्वुर आर्यभट्ट ने पेश किया था। याद रखेंगे साथियों आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। वफात कब हुई? 564 ईस्वी में। वफात कब हुई? 564 ईस्वी में। साथियों आर्यभट्ट ने कुल 88 साल की उम्र पाई। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? 476 ईस्वी में। वफात कब हुई? 564 ईस्वी में। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? 476 ईस्वी में। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? 476 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों वफात कब हुई थी? 564 ईस्वी में। साथियों कुल 88 साल की उम्र पाई। कुल 88 साल की उम्र पाई।
88 साल की उम्र में वफात पाई। साथियों, अगर कोई आपसे पूछे आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी तो आप बताएंगे 476 ईस्वी में। साथियों, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। वफात कब हुई? 564 ईस्वी में। वफात कब हुई? 564 ईस्वी में। साथियों, 88 साल की उम्र में आर्यभट्ट ने वफात पाई। 88 साल की उम्र में आर्यभट्ट ने वफात पाई। आप याद रखेंगे आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। आर्यभट्ट माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी और इल्मुल जबर थे। याद रखेंगे आप, आर्यभट्ट माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी और इल्मुल जबर थे। मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने की थी। साथियों, आप याद रखेंगे मशहूर इल्म रियाजी, मशहूर इल्म रियाजी पाइथागोरस प्रमेय। साथियों, पाइथागोरस प्रमेय साहब एक महान गणितज्ञ थे। उसकी रहनुमाई किसने की थी? साथियों, उसकी रहनुमाई आर्यभट्ट साहब ने की थी। आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए साथियों एक तजुर्बागाह कायम किया था। आप याद रखेंगे आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। साथियों, आर्यभट्ट ने तरेगना में ही अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। अगर कोई आपसे पूछे आर्य सिद्धांत और तंत्र को कहां पर लिखा गया, साथियों ये तरेगना के अंदर में लिखा गया है। किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा। किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा। साथियों, आर्यभट्ट ने तरेगना में ही अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। इल्म रियाजी का तस्वुर आर्यभट्ट ने पेश किया। इल्म रियाजी सफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने पेश किया था। याद रखेंगे आप, इल्म रियाजी सफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने पेश किया था। साथियों, आपको इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था साथियों गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। अहद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। इसी दौर में साथियों पाइथागोरस साहब पैदा हुए। इसी दौर में पाइथागोरस साहब पैदा हुए थे और इसी दौर में आर्यभट्ट साहब भी पैदा हुए। साथियों, आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। वफात कब हुई? 564 ईस्वी में। साथियों, 88 साल की उम्र में वफात पाई गुप्त दौर के अंदर में। हिंदुस्तान की अहद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। हिंदुस्तान की अहद कदीम की तारीख में साथियों याद रखेंगे आप, गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। याद रखेंगे आप, हिंदुस्तान की कदीम तारीख में साथियों गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। इसी दौर के अंदर साथियों, इसी दौर के अंदर में आर्यभट्ट साहब भी मौजूद थे। साथियों, पाइथागोरस साहब मौजूद थे। इनके अलावा भी बड़े बड़े साइंसदान मौजूद थे। आप याद रखेंगे आर्यभट्ट ने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब जानिब में मसूरी के नजदीक साथियों मसूरी के नजदीक तरेगना में अपने तहकीकी काम के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था। आर्यभट्ट ने तरेगना में अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। साथियों, अगर कोई आपसे पूछे आर्य सिद्धांत और तंत्र एक मशहूर साइंसदान की किताब है। साथियों, ये किताब भी इतनी मशहूर है। साथियों, आर्यभट्ट ने साइंस के मौजू पर एक बहुत ही मकबूल किताब को लिखा जिस किताब का नाम आर्य सिद्धांत और तंत्र है। जिस किताब का नाम आर्य सिद्धांत और तंत्र है। साथियों, मौजूदा वक्त के साइंसदानों के लिए ये किताब आज भी रहनुमाई करता है। आर्यभट्ट ने तरेगना में अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। इल्म रियाजी का तस्वुर आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। आर्यभट्ट ने तरेगना में अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। इल्म रियाजी सफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने पेश किया। आर्यभट्ट ने तरेगना में अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। इल्म रियाजी सफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। याद रखेंगे आर्यभट्ट ने तरेगना में अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। आर्य सिद्धांत और तंत्र को कहां पर लिखा गया? तरेगना के अंदर। साथियों, ये पटना जिला में वाकई है। ये पटना जिला के अंदर वाकई है। आर्यभट्ट ने तरेगना में अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। इल्म रियाजी सफर का तस्वुर किसने पेश किया था? आर्यभट्ट ने पेश किया था। आप इस बात पर गौर कीजिए साथियों, सूरज ग्रहण किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। सूरज ग्रहण किसी सैयारों या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ग्रहण किसे कहेंगे, साथियों ग्रहण किसे कहते हैं, तब आपका जवाब होना चाहिए किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को, मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो तरह के होते हैं। याद रखेंगे साथियों, ग्रहण दो तरह के होते हैं। किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। किसी सैयारों या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को साथियों हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो तरह के होते हैं। एक को हम कहेंगे
ग्रहण दो तरह के होते हैं, एक सूरज ग्रहण, दूसरा चांद ग्रहण। साथियों, ग्रहण दो तरह के होते हैं, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण दो तरह के होते हैं, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण। ग्रहण दो तरह के होते हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो तरह के होते हैं। जमीन पर बसने वाले बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। याद रखेंगे साथियों, हम जमीन पर बसने वाले बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। चांद ग्रहण को लूनर क्लिप्स कहते हैं, चांद ग्रहण को लूनर क्लिप्स कहते हैं और सूरज ग्रहण को सोलर क्लिप्स कहते हैं। चांद ग्रहण को लूनर क्लिप्स कहते हैं, सूरज ग्रहण को सोलर क्लिप्स कहते हैं। ये ग्रहण उस वक्त वाकई होते हैं जब एक सैयारा किसी दूसरे सैयारे या सितारे पर अपना साया डालता है। किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ग्रहण किसे कहेंगे तो आप तारीफ देंगे साथियों, किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। साथियों, ग्रहण दो तरह के होते हैं। हम जमीन पर बसने वाले बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। साथियों, चांद ग्रहण जिसको अंग्रेजी के अंदर चांद ग्रहण जिसको अंग्रेजी के अंदर लूनर क्लिप्स कहते हैं। चांद ग्रहण जिसको अंग्रेजी में लूनर क्लिप्स कहा जाता है और सूरज ग्रहण जिसको साथियों सोलर क्लिप्स कहते हैं। सूरज ग्रहण जिसको सोलर क्लिप्स कहा जाता है, ये ग्रहण उस वक्त वाकई होते हैं जब एक सैयारा किसी दूसरे सैयारे या सितारे पर अपना साया डालता है। याद रखेंगे साथियों, ये ग्रहण उस वक्त वाकई होते हैं जब एक सैयारा किसी दूसरे सैयारे पर या सितारे पर अपना साया डालता है। साथियों, मैं अभी आपको हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर शामिल मजमून आर्यभट्ट और त्रेगना के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, आर्यभट्ट और त्रेगना के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, त्रेगना एक मुकाम का नाम है, एक जगह का नाम है जिसके मानी तारे गिनने के हैं, जिसके मानी तारे गिनना है। त्रेगना के मानी तारे गिनने के हैं। साथियों, त्रेगना के मानी तारे गिनने के हैं, एक खास मुकाम का नाम है। साथियों, अगर कोई ग्रहण के बारे में आपसे पूछे किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। हम जमीन पर बसने वाले बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। साथियों, एक को चांद ग्रहण कहते हैं जिसको लूनर क्लिप्स कहते हैं। चांद ग्रहण जिसको अंग्रेजी के अंदर लूनर क्लिप्स कहा जाता है, एक चांद ग्रहण जिसको अंग्रेजी में लूनर क्लिप्स कहा जाता है, और दूसरा साथियों सूरज ग्रहण जिसको अंग्रेजी के अंदर सोलर क्लिप्स कहते हैं। साथियों, सोलर क्लिप्स कहते हैं। ये ग्रहण उस वक्त वाकई होते हैं जब एक सैयारा ये ग्रहण उस वक्त वाकई होते हैं जब एक सैयारा किसी दूसरे सैयारे या सितारे पर अपना साया डालता है। ये ग्रहण उस वक्त वाकई होते हैं जब एक सैयारा किसी दूसरे सैयारे या सितारे पर अपना साया डालता है। याद रखेंगे दोस्तों, ये ग्रहण कब होता है, ये ग्रहण कब वाकई होता है जब एक सैयारा किसी दूसरे सैयारे या सितारे पर अपना साया डालता है, तब साथियों ग्रहण होता है। तब साथियों ग्रहण का मामला पेश आता है। किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। हम जमीन पर बसने वाले बाशिंदों को साथियों दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। चांद ग्रहण जिसको अंग्रेजी के अंदर लूनर क्लिप्स कहते हैं। चांद ग्रहण को अंग्रेजी में लूनर क्लिप्स कहा जाता है, और सूरज ग्रहण साथियों जिसको सोलर क्लिप्स कहते हैं। ये ग्रहण उस वक्त वाकई होते हैं जब एक सैयारा किसी दूसरे सैयारे पर साथियों जब एक सैयारा किसी दूसरे सैयारे पर तारे पर अपना साया डालता है। जब एक सैयारा किसी दूसरे सैयारे या सितारे पर अपना साया डालता है, तब साथियों ग्रहण का मामला पेश आता है। चांद जमीन का तवाफ करता है। आप याद रखेंगे साथियों, ज़हन में इस बात को बैठा लीजिए, आप याद रखिए साथियों, और ज़हन में इस बात को बिठा लीजिए कि चांद जमीन का तवाफ करता है। चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है। साथियों, एक दूसरे का मुतजाद है। चांद जमीन का तवाफ करता है, चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है। चांद जमीन का तवाफ करता है, चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है। चांद जमीन का तवाफ करता है, चांद जमीन का तवाफ करता है। साथियों, आप इसको अपने जहन में बिठा लीजिए। चांद जमीन का तवाफ करता है, चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है। साथियों, जमीन सूरज का तवाफ करती है, इसलिए चांद और जमीन के दरमियान इस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आना लाजमी अमर है। ऐसी सूरत में चांद का जुज़वी या मुकम्मल साया
सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी जमीन पर आने में मज़ाहमत पैदा करती है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। साथियों, सूरज ग्रहण को अंग्रेजी में सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। सूरज ग्रहण को अंग्रेजी में सोलर इक्लिप्स कहते हैं। साथियों, आप इस इबारत पर गौर कीजिए, चांद जमीन का तवाफ करता है, चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है, और जमीन सूरज का तवाफ करती है। साथियों, चांद जमीन का तवाफ करती है। आप याद रखेंगे, चांद जमीन का तवाफ करता है। साथियों, तवाफ के माने चक्कर लगाने के होते हैं, और जमीन सूरज का तवाफ करती है, और जमीन सूरज का तवाफ करती है। साथियों, तवाफ के माने किसी चीज के चारों तरफ घूमने के हैं। तवाफ के माने किसी चीज के चारों तरफ घूमने के हैं। आप याद रखेंगे, चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है। इसलिए चांद और जमीन के इस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आना लाजमी अम्र है। ऐसी सूरत में चांद का जुज़वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी जमीन पर आने में मज़ाहमत पैदा करती है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण का वाकया पेश आता है, जिसके नतीजे में साथियों सूरज ग्रहण का वाकया पेश आता है। सूरज ग्रहण को साथियों अंग्रेजी के अंदर में क्या कहा जाता है? सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। सूरज ग्रहण को अंग्रेजी के अंदर में सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, जबकि चांद ग्रहण को अंग्रेजी के अंदर में लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। चांद ग्रहण को अंग्रेजी के अंदर लूनर इक्लिप्स कहते हैं। चांद ग्रहण को अंग्रेजी के अंदर लूनर इक्लिप्स कहा जाता है और सूरज ग्रहण को सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। चांद ग्रहण को अंग्रेजी में लूनर इक्लिप्स कहते हैं और सूरज ग्रहण को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। सूरज ग्रहण को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। साथियों, मैं आपको फिर याद दिला दूं, साथियों मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं, चांद जमीन का तवाफ करता है। आप याद रखेंगे, चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है। इसलिए चांद और जमीन के इस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आना लाजमी अम्र है। साथियों, इसलिए चांद और जमीन के इस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आना लाजमी अम्र है। ऐसी सूरत में चांद का जुज़वी हिस्सा, साथियों ऐसी सूरत में चांद का जुज़वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी जमीन पर आने में मज़ाहमत पैदा करती है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण का वाकया पेश आता है। जिसके नतीजे में साथियों सूरज ग्रहण का वाकया पेश आता है। आप याद रखेंगे, ग्रहण के बारे में साथियों अगर कोई पूछे ग्रहण किसे कहेंगे, किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर साया पड़ जाने को साथियों ग्रहण कहते हैं। ग्रहण किसे कहेंगे? किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। किसी सैयारा या सितारों पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। हम जमीन पर बसने वाले बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। साथियों आप याद रखेंगे, हम जमीन पर बसने वाले बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। एक को सूरज ग्रहण कहते हैं और दूसरे को चांद ग्रहण कहते हैं। एक को सूरज ग्रहण कहते हैं, दूसरे को चांद ग्रहण कहते हैं। सूरज ग्रहण को अंग्रेजी में सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। साथियों आप याद रखेंगे, सूरज ग्रहण को अंग्रेजी में सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। चांद ग्रहण को अंग्रेजी में लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है। चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है। इसलिए चांद और जमीन के इस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आना लाजमी अम्र है। ऐसी सूरत में चांद का जुज़वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी जमीन पर आने में मज़ाहमत पैदा करती है जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण का वाकया पेश आता है। सूरज ग्रहण को अंग्रेजी में सोलर इक्लिप्स कहते हैं। चांद ग्रहण को अंग्रेजी में लूनर इक्लिप्स कहते हैं। पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर साथियों जुनूब जानिब में मसूरी सब डिवीजन के अंदर में तरेगना वाक़ई है। याद रखेंगे आप, तरेगना पटना से जुनूब जानिब में यानी दक्षिण में साथियों 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीजन में वाक़ई है, मसूरी अनुमंडल में वाक़ई है। याद रखेंगे आप, तरेगना पटना से जुनूब जानिब में 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीजन में वाक़ई है। तरेगना पटना से जुनूब जानिब में साथियों किस जानिब में? जुनूब जानिब में 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीजन में वाक़ई है। तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। साथियों आप याद रखेंगे, तरेगना
का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। साथियों आप याद रखेंगे, तेलंगाना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। तेलंगाना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। तेलंगाना हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी तारे गिनने के हैं। साथियों तेलंगाना किस जुबान का लफ्ज है? हिंदी जुबान का लफ्ज है। तेलंगाना हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी तारे गिनने के हैं। शायद इसी वजह से उस मुकाम का नाम तेलंगाना रखा गया था। आर्यभट्ट ने तेलंगाना में 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था जिस पर बैठकर वो रात में तारे और सितारों के बारे में तहकीकी काम किया करता था। निजाम शमसी की रफ्तार, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात आर्यभट्ट ने तेलंगाना में ही हासिल किए। साथियों आप याद रखेंगे, तेलंगाना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। तेलंगाना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। आप गौर से सुनेंगे साथियों तो इंशाअल्लाह अज़ीम मैं खुदा की जात से उम्मीद करता हूँ सारी बातें जो मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ आप समझ जाएंगे। आप याद रखेंगे, तेलंगाना हिंदी जुबान का लफ्ज है। तेलंगाना हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी तारे गिनने के हैं, जिसके मानी तारे गिनने के हैं। शायद इसी वजह से उस मुकाम का नाम, साथियों उस जगह का नाम तेलंगाना रखा गया था। आर्यभट्ट ने तेलंगाना में 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था जिस पर बैठकर वो रात में तारे और सितारों के बारे में तहकीकी काम किया करता था। निजाम शमसी की रफ्तार, साथियों निजाम शमसी की रफ्तार, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात आर्यभट्ट ने तेलंगाना में ही हासिल किए। याद रखेंगे साथियों, तेलंगाना हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी तारे गिनने के हैं। शायद इसी वजह से उस मुकाम का नाम, उस जगह का नाम तेलंगाना रखा गया था। आर्यभट्ट ने तेलंगाना में ही 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था जिस पर बैठकर वो रात में तारे और सितारों के बारे में तहकीकी काम क्या करता था। साथियों मैं आपको फिर से बताऊं कि आर्यभट्ट ने तेलंगाना में 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था। आर्यभट्ट साहब ने 60 फीट ऊंची एक टीला बनाया था तेलंगाना के अंदर में। उसी टीला पर रात को बैठकर साथियों तहकीकी काम क्या करता था, तारों और सितारों के बारे में, साथियों सितारों के बारे में, सितारों के बारे में साथियों तहकीकी काम क्या करता था। आप याद रखेंगे, तेलंगाना हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी तारे गिनने के हैं। साथियों तेलंगाना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। तेलंगाना किस जुबान का लफ्ज है? हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी तारे गिनने के हैं। शायद इसी वजह से उस मुकाम का नाम, उस जगह का नाम तेलंगाना रखा गया था। आर्यभट्ट ने तेलंगाना में 60 फीट ऊंचे टीला बनाया था जिस पर बैठकर वो रात में तारे और सितारों के बारे में तहकीकी काम क्या करता था। निजाम शमसी की रफ्तार, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात आर्यभट्ट ने तेलंगाना में हासिल किए। साथियों आप याद रखेंगे, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया था। साथियों आप बिलखुसूस इसको याद करेंगे, साथियों याद रख लेंगे, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया था। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब पेश आया था साथियों? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया था। साथियों आप याद रखेंगे, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब पेश आया था? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। कब पेश आया था? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी के बाद ही वाकई होता है। साथियों ऐसा सूरज ग्रहण को देखने के लिए 100 साल इंतजार हमें करना पड़ता है, तब जाके साथियों ऐसा सूरज ग्रहण देखने को मिलता है। तब जाके साथियों ऐसा सूरज ग्रहण हमको देखने को मिलता है। 20वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को मिला। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया था। ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी के बाद ही वाकई होता है। ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी के बाद ही वाकई होता है। साथियों 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण देखने का मौका 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया था। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब पेश आया साथियों? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। आप याद रखेंगे, एक सदी मुकम्मल होने के बाद ही ये सूरज ग्रहण हमको देखने को अब मिलेगा। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया था। ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी के बाद ही वाकई होता है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया था। ऐसा सूरज ग्रहण एक सदी के बाद ही हमें देखने को मिलता है। साथियों ये 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हुआ, साथियों ये जो वाकया पेश आया ये कब हमें देखने को मिला था? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। साथियों अगर कई भी सवाल के अंदर ये पूछा जाए 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण का वाकया कब पेश आया, तो आप जवाब
जवाब देंगे 22 जुलाई 2009 ईस्वी। 22 जुलाई 2009 ईस्वी को साथियों अब ये सूरज ग्रहण हमें देखने के लिए अब 123 साल इंतजार करना पड़ेगा। 123 साल इंतजार करने के बाद साथियों ऐसा सूरज ग्रहण हमें देखने को मिलेगा। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आया। साथियों आप याद रखेंगे 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब देखने को मिला था साथियों? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हमें कब देखने को मिला? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। साथियों अब इस सूरज ग्रहण को फिर से देखने के लिए हमें 123 साल और इंतजार करना पड़ेगा। साथियों 123 साल इंतजार करने के बाद हम फिर से इस सूरज ग्रहण को देख सकेंगे। साथियों आपको मजीद मालूमात के लिए बताऊं, अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा, साथियों अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा के एक साइंसदान, साथियों मैं आपको मजीद इल्म के लिए बताऊं, अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा के एक साइंसदान साथियों जिसका नाम जे एडरसन है। साथियों मैं आपको मजीद इल्म के लिए बताऊं, अमेरिका के एक साइंसी तहकीकी अदारा नासा के एक साइंसदान, साथियों मैं आपको मजीद इल्म के लिए बताऊं, अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा के एक साइंसदान, साथियों अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा के एक बहुत बड़े साइंसदान, अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा, अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा के एक साइंसदान साथियों जिसका नाम जे एडरसन है। जे एडरसन है जो गुज़िश्ता 20 सालों से 2009 में पेश आने वाले सूरज ग्रहण पर साथियों तहकीकी काम कर रहे थे। वो अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा के एक साइंसदान जे एडरसन ने साथियों जो गुज़िश्ता 20 सालों से 2009 में पेश आने वाले सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे। इस सिलसिले में 200 सफ़हात पर 2008 ईस्वी में एक तफसीली रिपोर्ट पेश किया है। साथियों अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा, अगर कोई आपसे पूछे नासा कहाँ का साइंसी तहकीकी अदारा है, साथियों आप ज़हन में बिठा लीजिए, अगर कोई आपसे पूछे नासा कहाँ का साइंसी तहकीकी अदारा है तो आप कहेंगे अमेरिका का। अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा के एक साइंसदान साथियों जिसका नाम जे एडरसन है, जिसका नाम जे एडरसन है जो गुज़िश्ता 20 सालों से 2009 में पेश आने वाले सूरज ग्रहण तहकीकी काम कर रहे थे। इस सिलसिले में 200 सफ़हात पर साथियों इस सिलसिले में 200 सफ़हात पर 2008 ईस्वी में एक तफसीली रिपोर्ट पेश किया है। 2008 ईस्वी में एक तफसीली रिपोर्ट पेश किया है। 2008 ईस्वी में एक तफसीली रिपोर्ट पेश किया है। अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा के एक साइंसदान जे एडरसन जो गुज़िश्ता 20 सालों से 2009 में पेश आने वाले सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे, वो इस सिलसिले में 200 सफ़हात पर साथियों 200 सफ़हात पर 2008 ईस्वी में एक तफसीली रिपोर्ट पेश किया है। साथियों आप इसे याद रखेंगे, अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा, अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा के एक साइंसदान साथियों जिसका नाम जे एडरसन है जो गुज़िश्ता 20 सालों से 2009 ईस्वी में पेश आने वाले सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे, वो इस सिलसिले में 200 सफ़हात पर 2008 ईस्वी में एक तफसीली रिपोर्ट पेश किया है। साथियों मैं खुदा के ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको अभी हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर शामिल मजमून आर्यभट्ट और त्रिगना के बारे में बता रहा हूँ साथियों आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। साथियों मैं अभी आपको हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर शामिल मजमून आर्यभट्ट और त्रिगना के बारे में बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। मैं आप तमाम साथियों से फिर मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मरतबा जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो साथियों मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि मज़ीद तलबा से फ़वाइद हासिल कर सकें। साथियों इसी तरीके से आप इस वीडियो में बने रहें। इस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़ेह किया कि ग्रहण के मुशाहिदा के लिए सबसे मुनासिब तरीन जगह त्रिगना है। फिर क्या था, त्रिगना को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हो गई। इस वजह से 1500 साल कबल त्रिगना आर्यभट्ट के तजुर्बागाह की तारीख जिंदा हो गई। साथियों आप याद रखेंगे अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा, अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा के एक वैज्ञानिक ने साथियों जिसका नाम जे एडरसन है। साथियों आप याद रखेंगे अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा नासा के एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम जे एडरसन है साथियों जो तकरीबन 20 सालों से 2009 ईस्वी में पेश आने वाले ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे। साथियों 2009 ईस्वी में पेश आने वाले सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे। साथियों उन्होंने 2008 ईस्वी के अंदर में 200 सफ़हात पर एक रिपोर्ट पेश किया है। साथियों 2008 ईस्वी के अंदर में 200 सफ़हात पर एक रिपोर्ट तैयार किया है साथियों और रिपोर्ट पेश किया है। इस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़ेह किया है कि
ग्रहण के मुशाहिदा के लिए सबसे मुनासिब तरीन जगह तेलंगाना है साथियों, जिसको आर्यभट्ट साहब ने पसंद किया था। याद रखेंगे इस रिपोर्ट में उन्होंने वाजे किया है कि इस ग्रहण के मुशाहिदा के लिए सबसे मुनासिब तरीन जगह साथियों तेलंगाना है। फिर क्या था, तेलंगाना को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हो गई। इस वजह से 1500 साल कबल तेलंगाना में आर्यभट्ट के तजुर्बागाह की तारीख जिंदा हो गई। याद रखेंगे साथियों, इस रिपोर्ट में उन्होंने वाजे किया है, खुलासा किया है कि इस ग्रहण के मुशाहिदा के लिए सबसे मुनासिब तरीन जगह साथियों कहाँ पर है, तेलंगाना ही है। फिर क्या था, तेलंगाना को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हो गई। फिर क्या था, तेलंगाना को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हो गई। इस वजह से 1500 साल कबल तेलंगाना में आर्यभट्ट के तजुर्बागाह की तारीख जिंदा हो गई। साथियों 22 जुलाई 2009 को इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे थे। साथियों आप याद रखेंगे 22 जुलाई 2009 ईस्वी को साथियों 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हमें देखने को मिला था। 22 जुलाई 2009 ईस्वी को इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे थे। यहाँ तक के अमेरिका, नासा और इसरो के जैसे साइंसी तहकीकी अदारों के साइंसदानों की टीम वही यहाँ पहुंच गई थी। यहाँ तक के अमेरिका के नासा और इसरो जैसी साइंसी तहकीकी अदारों के साइंसदानों की टीम भी वहाँ पहुंच गई। साथियों आप याद रखेंगे 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण देखने को हमें कब मिला था, 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। 22 जुलाई 2009 ईस्वी को इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे थे। यहाँ तक कि अमेरिका के नासा और इसरो जैसे साइंसी तहकीकी अदारों के साइंसदानों की टीम भी वहां पहुंच गई थी। साथियों 22 जुलाई 2009 को इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे थे। यहाँ तक के अमेरिका के नासा और इसरो जैसे साइंसी तहकीकी अदारों के साइंसदानों की टीम भी वहां पहुंच गई। पोलैंड के साइंसदानों की एक टीम भी वहां पहुंच गई। कहां पर साथियों, पटना के अंदर तेलंगाना में। 22 जुलाई 2009 के सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे थे। यहाँ तक कि अमेरिका के नासा और इसरो जैसे साइंसी तहकीकी अदारों के साइंसदानों की टीम भी वहां पहुंच गई। साथियों पोलैंड के साइंसदानों की एक टीम भी पहुंच गई थी। कहां पर साथियों, पटना के अंदर में साथियों तेलंगाना में। पटना के अंदर तेलंगाना में दिल्ली और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों की एक टीम 22 जुलाई 2009 के इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे थे। यहाँ तक कि अमेरिका के नासा और इसरो जैसे साइंसी तहकीकी अदारों के साइंसदानों की टीम भी वहां पहुंच गई थी। पोलैंड के साइंसदानों की एक टीम भी वहां पहुंच गई। साथियों कहां पर, पटना के तेलंगाना में। पटना जिला के अंदर तेलंगाना जगह है साथियों। याद रखेंगे साथियों, दिल्ली और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों की एक जमात 21 जुलाई 2009 ईस्वी को तेलंगाना पहुंच गई। याद रखेंगे आप, पोलैंड के साइंसदानों की एक टीम भी वहां पहुंच गई। दिल्ली और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों की एक जमात 21 जुलाई 2009 ईस्वी को तेलंगाना पहुंच गई थी। साथियों आप याद रखेंगे 22 जुलाई 2009 के इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे थे। यहाँ तक कि अमेरिका के नासा और इसरो जैसे साइंसी तहकीकी अदारा के साइंसदानों की टीम भी वहां पहुंच गई थी। साथियों पोलैंड के साइंसदान की टीम भी पहुंच गई थी। कहां पर, तेलंगाना पटना में। साथियों दिल्ली और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों की एक जमात 21 जुलाई 2009 ईस्वी को तेलंगाना पहुंच गई। साथियों तेलंगाना अस्पताल की इमारत को साइंसदानों की मुशाहिदे के लिए मुंतखब किया गया था। साथियों आप याद रखेंगे तेलंगाना अस्पताल की नई इमारत को साइंसदानों के मुशाहिदे के लिए मुंतखब किया गया था। छत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के आलात नस्ब किए गए थे। तेलंगाना अस्पताल की नई इमारत को साइंसदानों के मुशाहिदे के लिए साथियों मुंतखब किया गया था। छत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के आलात नस्ब किए गए थे। आप याद रखेंगे तेलंगाना अस्पताल की नई इमारत को साइंसदानों के मुशाहिदे के लिए मुंतखब किया गया था। छत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के आलात नस्ब किए गए थे। सुबह 5:29 और 58 सेकंड का वह लम्हा आ ही गया जिसका सारी दुनिया को शिद्दत से इंतजार था। आखिरकार सुबह 5:29 और 58 सेकंड का वह लम्हा आ ही गया जिसका सारी दुनिया को शिद्दत से इंतजार था। आखिरकार सुबह 5:29 और 58 सेकंड का वह लम्हा आ ही गया जिसका सारी दुनिया को शिद्दत से इंतजार था। याद रखेंगे साथियों, आखिरकार सुबह 5:29 और 58 सेकंड का वह लम्हा आ ही गया जिसका सारी दुनिया को शिद्दत से इंतजार था।
यहाँ तक कि अमेरिका के नासा और इसरो जैसे साइंसी तहकीकी इदारों के साइंसदानों की टीम भी वहां पहुंच गई। साथियों, पोलैंड के साइंसदानों की एक टीम भी वहां पहुंच गई थी। कहां पर? पटना के अंदर साथियों, तेलंगाना में। दिल्ली और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों की एक जमात 21 जुलाई 2009 ईस्वी को तेलंगाना पहुंच गई। याद रखेंगे साथियों, तेलंगाना अस्पताल की नई इमारत, तेलंगाना अस्पताल की नई इमारत को साइंसदानों के मुशाहिदे के लिए मुंतखब किया गया था। छत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के, साथियों, छत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के आलात नस्ब किए गए थे। आखिरकार सुबह 5:29 और 58 सेकंड का वाला वहां आ ही गया, जिसका सारी दुनिया को, साथियों, जिसका पूरी दुनिया को शिद्दत से इंतजार था। ऐसा लगा कि रात वापस आ गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। ऐसा लगा कि रात वापस आ गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। इन लम्हात में जानवर सहमे हुए नजर आए, परिंदे अपने घोंसले की तरफ लौटते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि रात वापस आ गई, ऐसा लगा कि रात वापस आ गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। इन लम्हात में जानवर सहमे हुए नजर आए, इन लम्हात में जानवर सहमे हुए नजर आ रहे थे। परिंदे अपने घोंसले की तरफ लौटते नजर आए, परिंदे अपने घोंसले की तरफ लौटते नजर आए और मुशरिक की जानिब, साथियों, और मुशरिक की जानिब आसमान में तारे भी नजर आए, और मुशरिक की जानिब आसमान में तारे भी नजर आए और दर्जा हरारत में कमी का एहसास हुआ। साथियों, आप गौर से सुनिए। आखिरकार सुबह 5:29 और 58 सेकंड का वाला वहां आ ही गया, जिसका सारी दुनिया को शिद्दत से इंतजार था। ऐसा लग रहा था साथियों कि रात वापस आ गई है और हर तरफ अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। इन लम्हात में साथियों, जब सूरज ग्रहण का वाक़या पेश हो रहा था, जानवर सहमे हुए नजर आ रहे थे, जानवर सहमे हुए नजर आ रहे थे। परिंदे अपने घोंसले की तरफ लौटते नजर आए, परिंदे अपने घोंसले की तरफ लौटते नजर आ रहे थे। साथियों, मुशरिक की जानिब आसमान में तारे भी नजर आए और दर्जा हरारत में कमी का एहसास हुआ। साथियों, मैं अभी आपको आर्यभट्ट और तेलंगाना, जो हमारी निसाबी किताब दरख्शां हिस्सा 2 के अंदर में शामिल है, साथियों, इसके बारे में बता रहा हूँ। साथियों, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हमें देखने को मिला? साथियों, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण हमें कब देखने को मिला था? आप याद रखेंगे, 22 जुलाई 2009 ईस्वी को, 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। साथियों, अब 123 साल के बाद हम इस सूरज ग्रहण को देख सकेंगे। याद रखेंगे साथियों, अब हम कब देखेंगे? 123 साल के बाद। ऐसा लग रहा था सूरज ग्रहण का जब वाक़या पेश हो रहा था, साथियों, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। साथियों, जानवर समे हुए नजर आए, परिंदे अपने घोंसले की तरफ लौटते हुए नजर आए, मशरिक की जानिब में आसमान में तारे भी नजर आए और साथियों, और जमीन के दर्जा हरारत में कमी का एहसास हुआ। यह छल्ला को देखने के लिए अब हमें 123 साल इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, इस छल्ला को देखने के लिए हमें 123 साल इंतजार करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की कदीम तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। हिंदुस्तान की कदीम तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। इस दौर के हुक्मरान इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे। साथियों, इस दौर के हुक्मरान इंसाफ पसंद थे, इल्म दोस्त थे। याद रखेंगे साथियों, गुप्त दौर को याद रखेंगे साथियों, याद रखेंगे साथियों, गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। हिंदुस्तान की आज़ कदीम की तारीख में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है, क्योंकि उस दौर के हुक्मरान जो होते थे साथियों, इल्म दोस्त थे, इल्म दोस्त होते थे, इंसाफ पसंद होते थे। साथियों, उस दौर के हुक्मरान इल्म दोस्त होते थे, इल्म से दोस्ती रखते थे। साथियों, इल्म वालों की कदर करते थे। साथियों, हिंदुस्तान की आयद कदीम की तारीख में, हिंदुस्तान की आयद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है क्योंकि इस दौर के हुक्मरान साथियों इंसाफ पसंद होते थे, इंसाफ पसंद होते थे, इल्म दोस्त होते थे। साथियों, इल्म दोस्त होते थे, इसलिए आप याद रखेंगे, हिंदुस्तान की कदीम की तारीख में, हिंदुस्तान की कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। इस दौर के हुक्मरान इल्म दोस्त होते थे और इंसाफ पसंद होते थे। हिंदुस्तान की आयद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। इस दौर के हुक्मरान इल्म दोस्त होते थे और इंसाफ पसंद होते थे। साथियों, आप याद रखेंगे, बल्कि आलिमों और साइंसदानों की सरपरस्ती भी करते थे। हिंदुस्तान की आयद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। इस दौर के हुक्मरान इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद होते थे। इस दौर के हुक्मरान इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद होते थे, बल्कि आलिमों और साइंसदानों की सरपरस्ती भी करते थे। आर्यभट्ट ने अपने तहकीकात से ये साबित कर दिया कि जमीन गोल है। साथियों, आप याद रखेंगे, आर्यभट्ट ने अपने तहकीकात से ये साबित कर दिया कि जमीन गोल है। आर्यभट्ट ने अपने तहकीकात से ये साबित कर दिया है कि जमीन गोल है और अपने महवर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है, और अपने महवर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। साइंस के मौजू पर आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की एक किताब आर्यभट्ट ने लिखी है, मौजूदा साइंसदानों के लिए मशाले रहा है। साइंस के मौजू पर आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की एक किताब आर्यभट्ट साहब ने लिखी है, जो मौजूदा साइंसदानों के लिए मशाले रहा है। साथियों, आप इसे जहन में बिठा लें।
साइंस के मौजू पर आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की एक किताब आर्यभट्ट साहब ने लिखी है, जो मौजूदा साइंसदानों के लिए मशअल ले रहा है, जो मौजूदा साइंसदानों के लिए मशअल ले रहा है। अभी मैंने आपको हमारी निसाबी किताब दरख्शां सादोम के अंदर शामिल मजमून आर्यभट्ट और तरेगना के बारे में बताया। साथियों, इसके अंदर मैंने आपको मजीद मालूमात फराहम कराया। साथियों, आप याद रखेंगे आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। आर्यभट्ट साहब की पैदाइश कब हुई? 476 ईस्वी में। वफात कब हुई? 564 ईस्वी में। वफात कब हुई? 564 ईस्वी में। साथियों, 88 साल की उम्र में वफात पाई। अब मैं आखिर में आप तमाम साथियों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मरतबा जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को साथियों पहली मरतबा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथियों बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी आपके लिए नए नए वीडियोस अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मजीद तलबा में शेयर कर दीजिए ताकि मजीद तलबा इससे फवायद हासिल कर सकें। साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। साथियों, ये वीडियो आपके लिए मुआविन और मुआलिज साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर साथियों मैंने जो आपको कंटेंट दिया है, साथियों इस वीडियो के अंदर जो आप मवाद देख रहे हैं ये सारे मवाद एससीईआरटी पर मुश्तमिल है। ये सारे मवाद एससीईआरटी पर मुश्तमिल है। साथियों, अब दीजिए इजाजत, कल फिर मिलता हूँ नए वीडियोस के साथ और नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।